तो अब हम बात करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में। तो अभी तक हमने ये समझा कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों पैरामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए। नाउ यहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे ये मेजर होता है। जो अभी का पार्ट रहेगा हमारा वो ग्रोथ पे फोकस्ड रहेगा, ठीक है। सो ग्रोथ को मेजर करने के लिए एक बहुत अच्छा हमारे पास टूल है इनफैक्ट, वो है नेशनल इनकम अकाउंटिंग। अब नेशनल इनकम अकाउंटिंग के ये 4 आपको यहाँ पे कंपोनेंट्स मिलेंगे जो कि हमने फर्स्ट वाली स्लाइड में भी देखा है। तो ये सारा हम डिस्कस करेंगे। एक बार कुछ फैक्ट्स को देख लेते हैं, ठीक है, और इसको आप अपने नोट्स में इंक्लूड करना क्योंकि ये बहुत बहुत काम की चीज़ है, एग्जाम में हो सकता है पूछ दिया जाए। तो सबसे पहले बेस ईयर क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं पहले यहाँ लिख देता हूँ। ये हुआ करता था पहले 2004-5, ठीक है। इस साल को चेंज करके कर दिया गया 2011-12, और ये हुआ कब है चेंज? ये हुआ है 2015 में। तो मतलब जो हमारा इनकम कैलकुलेट करने का जो बेस ईयर था वो हमने चेंज कर दिया, और वो जो नया फिगर है, नया ईयर है, दैट इज 2011-12, और ये हुआ कब है? 2015 में। किया किसने था? सीएसओ ने, सेंट्रल, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 2019 में सीएसओ और एनएसएसओ, ठीक है, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, और सीएसओ, इन दोनों को कंबाइन करके मर्ज करके बना दिया गया एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। अब जो भी फिगर्स आते हैं सीपीआई के, वो चाहे कंबाइंड हो चाहे अर्बन हो रूरल हो, तो ये अब एनएसओ पब्लिश करती है, जो कि पहले काम था किसका? सीएसओ का, राइट। तो ये आपको याद रखना है। वैसे आपके नोट्स में है ये, लेकिन फिर भी आप इसको देख लेना, ठीक है। तो बेस ईयर तो चलो चेंज हो गया, ये हमें पता है, बट सर बेस ईयर होता क्या है? तो मैं बेस ईयर को समझाने के लिए आपको थोड़ा सा बता दूं कि सपोज कि मैंने कल इसको ऐसे समझते हैं हम कि पिछले महीने, मान लो पिछले महीने मैंने किसी गुड का 100 यूनिट्स कंज्यूम किया है, ओके। सो अगर कोई ऐसी चीज है जिसमें 100 यूनिट्स मैंने कंज्यूम कर रखा है लास्ट मंथ, लेकिन इस मंथ मेरी नीड बढ़ गई और मैंने इस बार कंज्यूम किया 104, ठीक है। अब 104 मैंने कंज्यूम किया तो कितना परसेंटेज इंक्रीज है? दैट इज 4%, राइट। तो ये 4% किसके कॉन्टेक्स्ट में है, किसके रिस्पेक्ट में है? वो है 100 के रिस्पेक्ट में। और 100 क्या था? 100 था हमारा लास्ट मंथ में कितना कंजम्पशन है, वो हमारा रेफरेंस पीरियड है या फिर रेफरेंस नंबर है। लाइकवाइज जब भी हम जीडीपी या कोई भी ऐसा नेशनल इनकम का कंपोनेंट जब निकालते हैं तो हमें एक साल उसमें रेफरेंस पीरियड की तरफ फिक्स करना पड़ता है। मतलब कि किसी साल को हम फिक्स कर देते हैं कि अब उसके बाद जब भी हम देखेंगे कि कितना इंक्रीज हुआ है तो बेस ईयर हमेशा ये रहेगा। तो अभी के केस में बेस ईयर क्या है? वो है 2011-12। तो हर साल जितनी भी इंक्रीज या डिक्रीज बोल लो, प्रोडक्शन में जितना भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है, हम उसको हमेशा 2011-12 के रिस्पेक्ट में ही देखते हैं। तो ये तो समझ में आ गया। अच्छा, बेस ईयर फिर इसी साल को क्यों फिक्स किया गया था? क्योंकि ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो वो इसलिए होता है कि बेस ईयर हम किसी ऐसे साल को चूज करते हैं जिसमें कि इकोनॉमिक पैरामीटर्स में फ्लक्चुएशंस वो मिनिमम रहे हों। और इसका क्या मतलब है? खासकर वैसे कंट्रीज में, ठीक है, जहां पे मान लो कि पॉलिटिक्स वहां की या फिर गवर्नेंस वो बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है, तो वहां पे जो भी फिगर्स आती हैं निकल के वो रिलायबल नहीं होती। जैसे मान लो कहीं पे सरकार गिर गई, उसकी वजह से चीज़ों के दाम बढ़ गए बहुत ज़्यादा, राइट। तो उस केस में जितनी भी प्रोडक्शन होगी उसकी वैल्यू आपको दिखेगी कि वो बहुत ज़्यादा दिख रही है, लेकिन एक्चुअली में उसकी वैल्यू कम है। जैसे ही वहां पे सिचुएशन स्टेबल होगी, चीज़ों के दाम फिर से कम हो जाएंगे, राइट। तो बेस ईयर उसी ईयर को चूज किया जाता है जिस केस में, जिस ईयर में इकोनॉमी में हम ऐसा बोल सकते हैं कि ओवरऑल इकोनॉमी वहां पे स्टेबल रही हो, ठीक है। और स्टेबल इकोनॉमी का मतलब यह है कि फ्लक्चुएशंस वहां पे उस साल में कम से कम रहे हो। तो इसलिए हम उसको बेस ईयर की तरह, बेस ईयर के लिए चूज करते हैं, राइट। ठीक है, सो ये हो गया। अब इसको हम दो फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक होता है फैक्टर कॉस्ट, जैसे कि हम अगर जीडीपी निकाल रहे हैं तो वो हम या तो कर सकते हैं फैक्टर कॉस्ट पे या फिर मार्केट मार्केट अब यहाँ पे कॉस्ट बोल लो या फिर प्राइस बोल लो, बात यहाँ पे सेम ही है, ठीक है। सो या तो फैक्टर कॉस्ट या फिर मार्केट कॉस्ट पे निकल सकता है, या फिर कांस्टेंट प्राइस, या फिर करेंट प्राइस। सो ओवरऑल ये 4 ऐसे टाइप्स हैं जिसके
कॉन्टेक्स्ट में हम जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी या फिर एनएनपी निकाल सकते हैं। अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ कि हम समझेंगे अभी धीरे धीरे, लेकिन यहाँ पे ये बात करनी जरूरी है इसलिए क्योंकि ये यहाँ से लिंक्ड है। ओके, ठीक है। तो मैं पहले आपको फैक्टर कॉस्ट समझाता हूँ कि ये होता क्या है। फैक्टर कॉस्ट या फिर ऐसे बोल लो कि जो फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? लेबर हो सकता है, कैपिटल हो सकता है, मतलब ऐसी चीजें जो कि प्रोड्यूसर के साइड पे रिक्वायर्ड है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं फैक्टर्स। तो उनकी कॉस्ट के बेसिस पे अगर हम चीजों की वैल्यू निकाले तो हम उसको बोलेंगे कि दैट जीडीपी हैज बीन कैलकुलेटेड एट फैक्टर कॉस्ट। लेकिन अगर मान लो कि किसी चीज को मैन्युफैक्चर करने में जितना भी कॉस्ट आ रहा है वो आपका कंबाइंड फैक्टर कॉस्ट देगा। उसके बाद क्या किया आपने कि आपने उसमें टैक्स वगैरह जोड़ दिया, मतलब कि मैन्युफैक्चरर के प्लांट से कोई चीज जब निकलती है तो उस कॉस्ट में फिर टैक्स वगैरह भी ऐड किया जाता है, और वो पूरा ऐड करने के बाद जो आपको मार्केट में सामान मिलेगा ना, उसको बोलते हैं मार्केट कॉस्ट या मार्केट प्राइस। ठीक है, ये आपको समझना है कि या तो फैक्टर कॉस्ट पे निकाल सकते हैं या फिर मार्केट कॉस्ट पे निकाल सकते हैं। मार्केट कॉस्ट आपको फैक्टर कॉस्ट से हमेशा ज्यादा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि बहुत कम ऐसे सामान है या तो ज्यादा मिलेगा या फिर इक्वल हो सकता है। इक्वल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि इंडिया में खासकर जहां पे टैक्स कलेक्शन का बहुत बड़ा पार्ट इनडायरेक्ट टैक्स भी होता है, राइट। तो जो हम जीएसटी वगैरह देते हैं, तो कोई भी सामान जो कि फिनिश गुड है, फिनिश गुड इन द सेंस कि किसी फैक्ट्री से वो निकल के आ गया बाहर, लेकिन जब वो बिकने के लिए मार्केट में जाएगा तो कुछ टैक्स उस पर लगता है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट है। अब अगर किसी सामान पे इनडायरेक्ट टैक्स नहीं लग रहा है तो वो आपको फैक्टर कॉस्ट पे ही मिल सकता है। अगर वो लगा है तो मार्केट कॉस्ट मतलब ये कि वो हमेशा फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगा, राइट। तो ये आपको समझना है यहाँ पे। अच्छा, इंडिया के केस में जब हम ये सारे ये जो यहाँ पे चार्ट लिखे हुए हैं ना कंपोनेंट्स, इसमें से कोई भी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों में से क्या फॉलो किया जाता है, ये क्वेश्चन बड़े आराम से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये जो 2015 में जो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हुआ है नेशनल इनकम अकाउंटिंग का, तो बेस ईयर तो चेंज हुआ ही हुआ, साथ ही साथ कुछ और भी चीजें फिक्स की गई, जिसमें एक ये था कि हम हमेशा मार्केट कॉस्ट को ही कंसिडर करेंगे। अब ये क्यों है? क्योंकि मार्केट कॉस्ट आपको एक्चुअल आइडिया देता है कि जब सामान कोई मार्केट में आ गया है तो वो कितने में मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए हम मार्केट कॉस्ट को फॉलो करते हैं। अच्छा, कांस्टेंट और करेंट प्राइस में हम किसको फॉलो करते हैं? पहले ही होता क्या है वो समझो। कांस्टेंट प्राइस का मतलब ये हो गया कि 2011-12 ये जो बेस ईयर है ना, इस समय जो भी प्राइस रही होगी, हमने बोल दिया कि हम इसी के रेफरेंस में मेजर करेंगे, ठीक है, कि हमारा आउटपुट क्या रहा है, तो वो हो गया कांस्टेंट प्राइस। और अगर करेंट प्राइस की बात करें तो आज वो सामान कितने में बिक रहा है, मतलब कि 2011-12 में हो सकता है कि कोई सामान 100 रुपये में बिक रहा हो, उसकी प्राइस इस साल हो गई है 120 हो गई है मान लो, तो हम 120 पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम 100 पे ही करेंगे। ठीक है, तो इंडिया कांस्टेंट प्राइस को फॉलो करता है। अब इस दोनों को एक साथ अगर आप मर्ज करो तो ये बात निकल के आती है कि 2011-12 में जो प्राइस था हम उसी को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो प्राइस किस टाइप की है? वो है मार्केट प्राइस या मार्केट कॉस्ट। मतलब कि किसी गुड के मार्केट में आ जाने के बाद जो उस पर टैक्स वगैरह लगाया जाता है, तो जो सेलिंग प्राइस है, जो मार्केट प्राइस है बेसिकली, तो 2011 के मार्केट प्राइस को हम फॉलो कर रहे हैं अभी। ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ओके, तो हमारा स्टैटिक पार्ट हो गया। अब हम आते हैं थोड़ा जीडीपी, एनडीपी, ये सब चीजों को समझेंगे कि ये होती क्या है। तो मैंने आपको बताया कि नेशनल इनकम अकाउंटिंग के 4 कंपोनेंट्स हैं, जीडीपी, उसके बाद एनडीपी, फिर जीएनपी और एनएनपी। उसको हम एक एक करके समझेंगे अब से इसके बाद, राइट। सो ये 1934 में एक यूएस के इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था साइमन कुजनेट्स। तो उन्होंने जीडीपी के कॉन्सेप्ट को डिवाइस किया एज इन ये कि इंट्रोड्यूस किया वर्ल्ड को कि जीडीपी भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। सो उन्होंने ये बोला कि इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ अ नेशन। अब ये इसको बोल्ड इसलिए भी किया गया है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कुछ कि क्या जीडीपी को हम कंट्री के बाहर जाके कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं। ओके, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, यहाँ पे कीवर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों इंक्लूडेड है। ठीक है, तो जब भी जीडीपी के ऊपर बात हो तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए कि इसमें हम गुड्स और सर्विसेज दोनों की बात कर रहे हैं, ना कि सिर्फ गुड्स की, राइट। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका लास्ट में आप देखो यहाँ पे लिखा है 1 ईयर पीरियड, जो कि जरूरी नहीं है, ये बहुत सारे केसेस में क्वार्टरली फिगर भी निकाले जाते हैं। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करने का जो तरीका है वो उन्होंने बताया जीडीपी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एनएक्स। अब ये है क्या? तो सी डिनोट करता है नेशनल
प्राइवेट कंजम्पशन को। प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब ये हो गया कि जितने भी हाउस होल्ड्स हैं, जैसे कि मैं, आप, ठीक है, हमारी फैमिलीज, तो टोटल जितना हम कंज्यूम करते हैं उसको हम बोल सकते हैं कि वो टोटल प्राइवेट कंजम्पशन है। लेकिन अगर हम बात करें CSO, जो कि बाद में चल के NSO बन गया, ठीक है, उसकी ये पेरेंट मिनिस्ट्री है। अगर उनके साइट को हम अगर रेफरेंस माने तो उन्होंने ये बोला कि प्राइवेट कंजम्पशन का मतलब हो जाता है कि टोटल हाउस होल्ड कंजम्पशन, ठीक है, प्लस जितने नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज हैं, उन्होंने जो जो खर्चे किए हैं उसको भी हम इसमें इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा प्राइवेट कंजम्पशन। अब आता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब ये हो गया कि जितनी फॉर प्रॉफिट कंपनीज हैं, फॉर प्रॉफिट का मतलब ये कि वैसी कंपनीज जिनका की पर्पस ही होता है कि हमें प्रॉफिट बनाना है। अब प्रॉफिट बनाने के लिए पहले क्या होगा कि आपको पहले पैसे खर्च करने पड़ेंगे खुद से, फिर आप, जिसको कि हम बोल सकते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इस सेंस में हम इसको ले सकते हैं। सो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के बाद ही फिर क्या होता है, रेवेन्यू स्ट्रीम जनरेट होती है, राइट। तो फायदा आपको उसके बाद ही होगा। सो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट में मान सकते हो कि बिजनेस एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं हम उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं। फिर आती है बात गवर्नमेंट स्पेंडिंग की, ठीक है, गवर्नमेंट कितने खर्चे कर रही है उसको भी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। लास्ट में होता है नेट एक्सपोर्ट। अब जो नेट एक्सपोर्ट है, इसकी मीनिंग क्या है, तो वो है टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ये आपको देता है वैल्यू किसका, नेट एक्सपोर्ट का। तो अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है और इंपोर्ट कम है तो जो नेट एक्सपोर्ट की वैल्यू है वो आएगी 0 से ज्यादा, पॉजिटिव। बट अगर इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो ये फिर निगेटिव वैल्यू हो जाती है। तो अगर इंडिया के केस में आप देखो तो अगर हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो ये जो NX है ना, ये जो NX है ये हमेशा निगेटिव ही रहता है। मैं लास्ट फ्यू ईयर्स की बात कर रहा, ठीक है, वो निगेटिव ही रहता है। ऑलराइट, तो मान लो कि अगर प्राइवेट कंजम्पशन जो है ना वो बहुत कम हो जाए, जैसे कि कोविड के टाइम पे हुआ था। कोविड के टाइम पे लोग अपने पैसे खर्च नहीं कर रहे थे। उसका रीजन एक बहुत बड़ा ये भी था कि बहुत सारे लोगों की जॉब जा रही थी, राइट। तो उस समय सेविंग्स को बचा के रखना वो बहुत जरूरी हो गया था, तो इसलिए कंजम्पशन का लेवल गिर रहा था। उस केस में क्या किया, गवर्नमेंट ने अपनी स्पेंडिंग बढ़ा दी। अगर गवर्नमेंट उस समय खर्चे बहुत ज्यादा नहीं करती तो होता क्या कि ओवरऑल जीडीपी की फिगर, जो कि एक्चुअली 9% से डाउन थी उस समय, ये और भी ज्यादा डाउन जा सकती थी, राइट। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने खर्चे बढ़ा दिए। एंड ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, आप हर समय देखोगे कि जब भी पब्लिक एक्सपेंडिचर, सॉरी, प्राइवेट कंजम्पशन जब भी कम होता है तो गवर्नमेंट उस समय अपने खर्चे बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि कंजम्पशन कम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कि इनकम लेवल कम हो जाए, या अचानक से कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी वजह से लोग अपने पैसे खर्च नहीं कर पा रहे हैं, उनके पास खर्च करने की कोई हो सकता है कि जगह ना हो, मार्केट में गुड्स वगैरह ना हो, कुछ ऐसा, राइट। तो उस केस में इसको या फिर इसको बढ़ाना पड़ता है ताकि जीडीपी का लेवल मेंटेन रहे, राइट।